Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 7 of this video series. इस वीडियो में हम XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना और उसके बाद उस पर काम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले XAMPP सर्वर, जिस तरह हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में देख चुके हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब भी आपको वेबसाइट बनानी होती है या वेब एप्लीकेशन बनानी होती है ऑन योर लोकल सर्वर, ठीक है, देन आप जो XAMPP सर्वर वो कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सिस्टम पे। अब जिस तरह हमें एक वेबसाइट बनानी होती है तो हमें एक डोमेन ज़रूरत होती है, ठीक है। जिस तरह अब facebook.com है तो facebook.com एक डोमेन है, ठीक है। हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड चीज़, हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, अपना डाटा रखते हैं। फिर हम डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक करते हैं। ये प्रोसेस आगे जाके जब हम डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे तो देन आपको मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा। अब हम इसमें जब हमने यही काम अपने लोकल सिस्टम पे करना होता है, अपने डेस्कटॉप पे करना होता है या अपने लैपटॉप पे, तो हमें अपने लोकल सिस्टम पे इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए XAMPP सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। XAMPP बेसिकली एक ओपन सोर्स वो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वो चल सकता है। अपाची, A stands for Apache server, M stands for MySQL is a fork of MariaDB, and the first P stands for the PHP and the second P stands for the Perl, ठीक है। बेसिकली PHP और Perl एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें XAMPP सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। आई गेस कि स्क्रीन चेंज हो गई है। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप XAMPP जो है टाइप करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगा apache-friends.org, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसके डाउनलोड सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास XAMPP के वर्जन्स हैं फॉर विंडोज़, फॉर लिनक्स एंड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपने अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपका सिस्टम अगर 64 बिट है तो वो 64 बिट वेरिएंट डाउनलोड करेंगे, अगर 32 बिट है तो 32 बिट वेरिएंट आप डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट लिंक पे। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। इसकी डाउनलोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका इनिशियल विज़िट वो बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। कि बेसिकली जब भी हमने वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है, तो हम लोकल सिस्टम पे, लोकल सर्वर पे प्रेफर करते हैं कि पहले हम अपनी एप्लीकेशन अपने लोकल सिस्टम पे बना लें, ठीक है, उसकी टेस्टिंग कर लें, ठीक है। जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम उसे लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करें, ठीक है। क्योंकि लाइव सर्वर पे अगर हमने टेस्टिंग की, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर हमें दोबारा से जो डिबगिंग करने के लिए हमें अपने लोकल सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ये इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो का ऑप्शन आएगा,
आपने इस पे यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बेसिकली बिट नामी एक कंपनी है जो इसको ओन करती है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपका इसका इंस्टॉलेशन विजिट आ गया है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ इंस्टॉलेशंस होती हैं ये अनचेक होते हैं। आपने इस पे अपाची, माईएसक्यूएल, फाइलज़िला, ठीक है, बेसिकली फाइलज़िला आपका एफटीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली इसलिए होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है कि इसमें जब हम अपने लोकल सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब हमने उसको ट्रांसफ़र करना होता है टूवर्ड्स अ लाइव सर्वर, ठीक है, तो लाइव सर्वर पे फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो फाइलज़िला यूज़ होता है। ठीक है, एफटीपी इसे कहते हैं। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे ही हमारे पास एक मर्करी मेल सर्वर है और टॉम कैट है। इन सब को आपने चेक कर देना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी एंड पर्ल होती है। उसके बाद आपने बाय डिफ़ॉल्ट इन सब को जो है वो चेक कर लेना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फेक सेंड ईमेल का होता है। ठीक है, कि जब आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे आपको जो मेलिंग का मैकेनिज़्म है वो ज़रूरत है, तो फेक मेल के लिए इसमें लाइब्रेरीज दी हुई होती हैं। आप इसको यूज़ करते हुए अपनी मेलिंग की फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे ये पाथ पूछेगा। ठीक है, पाथ पूछने ये आप यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होता है सी ड्राइव में और जैम्प में सेव होता है। ठीक है, ये सी ड्राइव में जैम्प के नेम से ये फ़ोल्डर बना देता है और वहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप यहाँ से पाथ चेंज करना चाहें, अगर आपकी सी ड्राइव में स्पेस एनफ नहीं है, तो आप डी या ई ड्राइव में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मुझे कह रहा है कि द सिलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट एन डिफरेंट फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके बाद आपने नेक्स्ट एक दो बार करना है तो आपका सॉफ्टवेयर जैम सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपका जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने जैम्प सर्वर को ओपन करना है। ठीक है, आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाके आप यहाँ पे जैम्प जो है वो टाइप करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास चूँकि इसका सेटअप है, ये इसने डाउनलोड्स में से सर्च किया है और वो ले आया है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि विंडोज़ 10 में जब आप सर्च इसे करते हैं तो आपके पास स्टार्ट में ये शो नहीं होता। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है फिर कि अगर आपने इसको रन करना है तो कैसे रन करेंगे, आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। ठीक है, तो माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, सी ड्राइव में जाने के बाद आप यहाँ पे जैम्प में जाएंगे। ठीक है, जैम्प के फोल्डर में एंड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी, जैम्प स्टार्ट, जैम्प स्टॉप, जैम्प कंट्रोल। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये फाइल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टॉप करेंगे तो यहाँ से जैम्प सर्वर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसके कंट्रोल पैनल ओपन करके वहाँ से ये ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप जैम कंट्रोल डॉट ई एक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चूंकि मैंने पहले से इसे स्टार्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं पहले इसे स्टॉप कर देता हूँ। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपाची, माई एसक्यूएल, ये सारे आपके मॉड्यूल स्टॉप स्टेट पे होंगे। ठीक है, आपने अपाची को स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये दोनों अपनी अपनी पोर्ट्स पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, वो ये होता है कि अगर आपने अपने सिस्टम पे स्काइप इंस्टॉल किया हुआ है तो स्काइप ये वाली पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, 3306। अब उसका सलूशन ये होता है कि यहाँ आप इसके जो स्काइप है
उसको क्लोज कर दें ताकि वो पोर्ट फ्री हो जाए, ताकि वो MySQL यूज़ कर सके। या फिर दूसरा उसका सलूशन ये होता है कि आप XAMPP की कन्फिग्रेशन फाइल्स में जाके इसकी जो पोर्ट्स हैं वो चेंज कर दें। ठीक है, उस पर मैं एक सेपरेट से वो वीडियो बना दूँगा कि आपने कैसे, अगर वो प्रॉब्लम आता है तो आपने कैसे उसको ट्रबल शूट करना है। अब ये दोनों हमारे पास स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास XAMPP सर्वर ओपन हुआ या नहीं हुआ। जब आपने ब्राउज़र में जाना है तो आपने localhost/php/myadmin टाइप करना है। ठीक है, ये टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है। अगर आपके पास ये वाला व्यू आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका XAMPP सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पे उसका जो वर्जन है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम XAMPP सर्वर की जो डेटाबेस है MySQL, उसमें हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे और उसके अलावा उसमें टेबल्स बना के उसमें डाटा इंसर्ट करना सीखेंगे। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून। ठीक, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।